नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें खूब सुर्खियों में बटोर रही। माना जा रहा है कि 12 जनवरी को मंत्रिमंडल का विस्तार है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन तमाम नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है, उनमें से 3 नाम तय बताए जा रहे हैं। बिलासपुर से विधायक अमर अग्रवाल, दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव, बस्तर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का नाम सामने। अब अगर सबसे पहले बात करें बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल की कि आखिर अमर अग्रवाल का नाम क्यों है, अमर अग्रवाल को क्यों लिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अमर अग्रवाल लखीराम अग्रवाल के बेटे हैं। लखीराम अग्रवाल की अपनी एक विरासत है और लखीराम अग्रवाल के नाम पर ही, लखीराम अग्रवाल के चेहरे पर ही कभी छत्तीसगढ़ की बीजेपी को जाना जाता था। असल में मध्य प्रदेश में 2 बड़े नेता होते थे, एक लखीराम जी अग्रवाल और दूसरे कैलाश जी जोशी। इन दोनों ने मिलकर कुशाभाऊ ठाकरे साहब, जो कि पूर्व सरसंघचालक हैं, संघ के प्रमुख रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे जी, उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को खड़ा किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल हैं और अमर अग्रवाल चूंकि पहले की सरकार में भी, रमन सरकार में वो वित्त मंत्री रह चुके हैं, नगरीय प्रशासन मंत्रालय भी उनके पास रह चुका है, लिहाजा उनको बतौर मंत्रिमंडल का, सरकार चलाने का, वित्त मंत्रालय का बड़ा अनुभव रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की नजर में उनकी छवि काफी बेहतर मानी जाती है, स्वच्छ मानी जाती है। इस बात का फायदा उन्हें मिला है। आपको मैं यह भी बता दूं कि हाल के समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उस मंत्रिमंडल विस्तार में छत्तीसगढ़ में अनुभव की कमी बड़ी देखी जा रही है। कई नए नवेले मंत्री बनाए, कुछ तो पहली बार के विधायक हैं और यही कारण है कि सत्ता का संतुलन वो साध नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। बहुत सारे नए लोगों को वित्त मंत्रालय, बहुत सारे लोगों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत सारे लोगों को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया जाए, लिहाजा वो अधिकारियों के साथ वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। इसलिए मंत्रिमंडल में इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि किसी अनुभवी एग्रेसिव व्यक्ति को, कम से कम ऐसे व्यक्ति को जो नोटशीट को भी बहुत गंभीरता से समझे, जो कामकाज को भी बहुत गंभीरता से समझे, और अगर कोई अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो तो वो कम से कम उसको टोक कर ये बताए कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। वो नाम है अमर अग्रवाल। इसलिए अमर अग्रवाल का नाम पहले तौर पर तय हो चुका है। अमर अग्रवाल का मंत्री बनना तय है। एक और नाम निकल कर आता है और वो दूसरा नाम है प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, डॉक्टर रमन सिंह के करीबी भी रहे हैं। चूंकि ये चर्चा चल रही है कि राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को स्थान देना है और इसलिए उनको मंत्रिमंडल में रखा जाना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, संगठन को लेकर चुनाव हुए हैं, लिहाजा जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उस पर तय करना है कि क्या किरण देव ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर उनको हटा दिया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया जाए। तो यहां पर हम आपको स्पष्ट बता दें कि किरण देव सिंह ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि मैं अब प्रदेश अध्यक्ष बनना नहीं चाहता, मैं संगठन में काम करना नहीं चाहता। यह बात उन्होंने दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को भी बता दी और प्रदेश के नेतृत्व को भी बता दी है कि अब वो संगठन की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, उनकी प्राथमिकता मंत्री बनना है। आप मंत्री बना दें तो ठीक है और नहीं मंत्री बनाए तो वो विधायक बनकर खुश हैं। ये तय हो चुका है, इसलिए उनका नाम तय माना जा रहा है। पार्टी चाहती थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष का पद एक बार और संभाले, लेकिन उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। अब एक और नाम है और वो नाम है गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव के पिता बिसराराम यादव, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक भी रह चुके हैं, लिहाजा पिता की वजह से गजेंद्र यादव का आरएसएस में काफी नजदीकी रिश्ते हैं और यही कारण है कि आरएसएस को महत्व देने के लिए, उनके पिता के योगदान का सम्मान करने के लिए गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है। एक और बड़ा कारण है कि करीब 12% आबादी, छत्तीसगढ़ में यह माना जाता है कि करीब 12% आबादी यादवों की है और किसी भी यादव प्रतिनिधि को कांग्रेस ने भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया और बीजेपी ने भी अब तक अपने मंत्रिमंडल में नहीं लिया है। और हाल के समय में अभी एक यादव समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ था
उस सम्मेलन में समाज के सभी लोगों ने इस बात की मांग की कि हमारी 12% आबादी होने के बावजूद भी हमें मंत्रिमंडल में स्थान क्यों नहीं मिलता है। इसीलिए चूंकि बहुत सारे वादे यादव समाज पर भी किए गए थे, लिहाजा गजेंद्र यादव का भी नाम होना तय माना जा रहा है। अब यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं। इनमें सबसे ज्यादा सरगुजा संभाग है, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग से सिर्फ एक एक मंत्री है। वहीं बस्तर से केवल सिर्फ केदार कश्यप अकेले हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कितने मंत्री होंगे। संभवतः यह माना जा रहा है कि हरियाणा फार्मूले को यहां लागू किया जाएगा और 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे तो 2 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब आधा मंत्री बना तो हरियाणा में भी ऐसी स्थिति थी कि आधा मंत्री बना तो यहां पर भी पूरा मंत्री यानी कि 3 मंत्री बन लिए जाएंगे। कौन कौन स्थिति क्या है, अब तक तारीख की घोषणा नहीं है, लेकिन यह मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि वो 12 तारीख होगी। इसके अलावा और क्या होगी, लेकिन नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी होने से पहले, चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल तय हो जाएगा, शपथ हो जाएगी। और जो 3 नाम आपको बता रहा हूं, ये 2 नाम तय हैं और अगर तीसरे नाम को भी पार्टी ने तय किया कि हरियाणा मॉडल की तरह बनाना है, तो ये 3 नाम आपके सामने हैं। ये तीनों मंत्री बन जाएंगे। राजेश मूणत का नाम चल रहा है, लेकिन वो रेस से बाहर हो चुका है। जो भी लोग नाम चला रहे हैं, पता नहीं क्यों चला रहे हैं, लेकिन दिल्ली ने उनके नाम को स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। वैश्य समाज से केवल एक ही नाम होगा, जो नाम अमर अग्रवाल होगा। ये आप तय मान लीजिए। चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दीपक के पास चलता हूं। दीपक, एक बार बता दें संक्षेप में कि मंत्रिमंडल की तारीख को लेकर क्या स्थिति बन रही है। ये तो तय है कि नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी होने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। जो मैं 3 नाम बता रहा हूं वो नाम भी स्पष्ट तौर पर है, बाकी के जितने भी नाम है वो सब हवा में चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या राजभवन से कोई सूचना, तारीख की सहमति हो पाई है कि 12 को है, 13 को है? देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें 12 और 13 तारीख का एक दिन मुकर्रर किया गया है। जिस तरह की चर्चाएं और तैयारियों के लिए भी आंशिक तैयारियां जो है उसके लिए कह दिया गया है। तो ये मान लेना चाहिए कि जिस चीज़ की चर्चा ये हो रही है कि जो आगामी चुनाव है, पंचायत, त्रिस्तरीय, नगर निगम, इन चुनाव से पहले इन 3 लोगों को पद दे दिया जाएगा, विष्णु कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। क्योंकि जो मौजूदा स्थिति और जिस तरीके से लगातार चुनाव टालने का प्रयास किया जा रहा था और जिसके आरोप भी लगे कई सारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि नगर निगम के, नगर पंचायतों के त्रिस्तरीय चुनाव नहीं करा रहे, और ये स्थिति भी है। सब जगह अब कलेक्टरों ने प्रभार ले लिया है, तहसीलदारों ने ले लिया, एसडीएमओ ने ले लिया है, क्योंकि जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका है। अब मंत्री बनाए जाने के बाद, विस्तार करने के बाद जो जातिगत समीकरण है या चाहे वो संभागवार हो, उनको साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए अधिसूचना जारी हो उससे पहले कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा, पोर्टफोलियो कर दिए जाएंगे। क्योंकि बृजमोहन ने जब सांसद का चुनाव लड़ाया गया और दिल्ली भेजा गया तो पूरा का पूरा विभाग एज इट इज मुख्यमंत्री के पास चला गया। दोनों डिप्टी सीएम ओवरलोडेड हैं, कुछ मंत्रियों की भी कमोबेश यही स्थिति है। तो ये मान लेना चाहिए कि जैसे ही अधिसूचना जारी हो या जिस दिन उसकी तारीख मुकर्रर की जाएगी, उससे पहले इन लोगों को पद दे दिए जाएंगे, इनको शपथ करा दी जाएगी। क्योंकि और जिस फॉर्मूले की चर्चा अभी आप कर रहे थे, हरियाणा फॉर्मूले का जो जिक्र हो रहा था, उस फॉर्मूले के आधार पर चर्चा ही निकल के आ रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री होंगे इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। तो ये मान लेना चाहिए कि अब आज से पहले जो इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री 13 लोग होते थे, इस बार जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज से या जब भी ये विस्तार किया जाएगा तो 14 लोग इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री। आपने सही कहा कि 14 लोग पूरे मंत्रिमंडल में हो जाएंगे मुख्यमंत्री को मिलाकर। और जो एक 13.5, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से 13.5 है, लेकिन हरियाणा में 14 हो गए तो फिर यहाँ भी 14 हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बाबूलाल जी, चर्चा हम कर लेते हैं, आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार की ज़रूरत क्यों आन पड़ी सरकार को? ऐसा क्या था कि बाकी किसी प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है? उसकी क्या वजह आप मानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है? लोगों की सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पद खाली है,
बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने के बाद से उनका पद जैसे खाली हुआ, तब से चर्चाएं शुरू हो गई है कि अब पद भरे जाएंगे। एक उम्मीद बनती है विधायकों को कि हमारा भी मौका लग सकता है। आपने जो 3 नाम लिए, मैं भी उन नामों से सहमत हूं, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अमर अग्रवाल और यादव के नाम पर जो है सहमत है। और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि किसी नाम को प्रचारित करता है, आगे बढ़ाता है, तो उस पर विचार बहुत गंभीरता से किया जाता है। ये मैं प्रारंभ से ही देखता आ रहा हूँ। जहां तक सवाल जो है आपने बताया किरण देव का, तो मुझे जानकारी ये है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की दल जो है वो इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि ओबीसी का अध्यक्ष होना चाहिए, ताकि जो है नेतृत्व जो है ओबीसी के हाथ में संगठन का रहे, और वो एक प्रभावशाली प्रभावशाली मुद्दा होगा। आदिवासी अध्यक्ष जो है आज के दिन जो कांग्रेस में है, तो यहाँ ओबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी सोच में ये है भारतीय जनता पार्टी की, ओबीसी अध्यक्ष रहे तो बेहतर होगा। इसलिए किरण देव को हटने की बात आ रही है, और चूंकि किरण देव अगर हटेंगे तो वजनदार व्यक्ति है, अच्छा काम उन्होंने किया है अध्यक्ष के पद के रहते हुए, तो उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। ये अनुमान यहाँ जो पर है चूंकि आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात कही है, तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप देखें साहू समाज को, तो केंद्र में भी साहू समाज को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। बिलासपुर से ही अरुण साव, जो कि साहू समाज से ही आते हैं, वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कुर्मी समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, उसको वो स्थान नहीं मिल पा रहा। तो क्या ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में अगला जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कुर्मी समाज का होगा? और क्या ये मान लिया जाए कि जो कुर्मी समाज का अगला प्रदेश अध्यक्ष है, तो कुर्मी समाज के बड़े नेता रमेश बैस रहे हैं, जो कि गवर्नर थे, गवर्नर के बाद अब फिलहाल वो वहां से अपना कार्यकाल पूरा कर वापस आ गए हैं। तो क्या माना जाए कि उनके दामाद, जो छत्तीसगढ़ के बड़े कुर्मी समाज के नेता माने जाते हैं, क्या आने वाले समय में वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? किनकी बात की आपने? जी, रमेश बैस के दामाद की। नहीं, ऐसी कोई चर्चा तो यहाँ दिखाई नहीं दी है अभी, लेकिन देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर संभावनाएं अपार होती हैं, जो कि और विधायक प्रयोगधर्मी पार्टी है। प्रयोग कब कैसे भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक सवाल है कुर्मी समाज का प्रश्न है, तो टंकराम वर्मा को कुर्मी समाज के प्रतिनिधि के रूप में मंत्रिमंडल में रखा गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो कार्यों की समीक्षा हुई है, उनमें उनके कार्यों से संतोष जाहिर नहीं किया गया है। और भी एक मंत्री हैं जिनके कार्य से जो है संतोष जाहिर नहीं किया हाईकमान ने। तो जो आप जो तीन मंत्री की बात कर रहे हैं, 14 मंत्री का तो तय है। मैं भी मान रहा हूँ, मतलब 2 मंत्री और शपथ ले सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1-2 को मंत्रिमंडल से ड्रॉप किया जाएगा, जिसमें लक्ष्मी रजवाड़े का नाम भी आ रहा है, क्योंकि वो भी महिला बाल विकास मंत्रालय ठीक से चला नहीं पा रही है। जी हाँ, वो भी इसी स्थिति में है। तो इससे 4 से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वो इसलिए जरूरी महसूस हो रहा है कि वर्तमान स्थिति में विधानसभा के अंदर जो दृश्य सामने आता है वो इतना जबरदस्त होता है कि अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल और पुनूराम मोहिले, धर्मलाल कौशिक, ये सब हमलावर होते हैं सरकार के ऊपर। तो ये परिस्थिति पैदा न हो करके उनमें से भी किसी न किसी को संतुष्ट करने का प्रयास हो सकता है, ये अनुमान है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कौशिक का भी नाम आ रहा है कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये वहां पर भी शांत करने का प्रयास किया जाए। अजय चंद्राकर भी एक माने धूम मचा के रखे हुए हैं विधानसभा में, उनको भी शांत करने का प्रयास कुछ न किसी तरीके से होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये सिर्फ अनुमान है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ इस बात को। उनके पुराने विभाग की अगर ठीक से जांच कर ली जाए तो शायद उछल कूद बंद भी कर देंगे वो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा अपने ही दल के किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई जांच हो, ऐसा कभी देखने में आया नहीं अभी तक के। अगर कोई नजीर इकट्ठी हो जाए तो कोई बात अलग है। मैं एक बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, आप मान के चलिए, दोहरा रहा हूं, प्रयोगधर्मी पार्टी है। वो किसी को भी कभी भी कहीं भी उठा के बैठा सकती है, ये आप मान के चलिए। वो इन सब चीजों की चिंता नहीं करती। हाईकमान तो बिल्कुल नहीं करता कि किसको बनाना है वो बना दो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की जो है देखने में आया। जो पिछली बार जो मंत्रिमंडल बना था उसमें आपने देखा होगा, अनुमान तो कई लोगों के नाम थे, राजेश मूणत से लेके अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोले, अमर अग्रवाल, लता उसेंडी, रेणुका सिंह, सुनील सोनी, गजेंद्र यादव, इतने नाम आते थे। लेकिन जो है वो उन्होंने किनको बनाया, टंकराम वर्मा को बनाया, लखन देवांगन को बनाया, अरुण साव, विजय शर्मा को बनाया,
अभी विजय शर्मा का तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, पहली बार के विधायक। और जो है पुराने लोगों में 2-3 लोग रहे, और ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, श्रीमती लक्ष्मी। आप सोचिए प्रयोग धर्मी पार्टी है या नहीं है। वो प्रयोग करती है कि देखें इनकी क्षमता क्या है। और ये अच्छी बात भी है, गलत बात नहीं है ये कि सिर्फ वही मोहरे चलते रहे। ये भी लोगों को उबाने का वाला प्रश्न होता है कभी कभी कि वही चेहरे लोग उब जाते हैं, और उनके कार्य में भी जो है कुछ कमी आ जाती है। वो संतुष्ट होते हैं, वो सोचते हैं हम परिपूर्ण हैं। ये भी फर्क पड़ता है। तो जी, इसलिए यही जो फर्क है पड़ता है। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व भी माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग थे, स्वाभाविक तौर पर थोड़ा समय लगता है, लेकिन सरकार का 1 साल निकल चुका है, यानी कि ये कह सकते हैं कि सरकार का हनीमून पीरियड खत्म हो गया। अब आपको चूंकि नगरीय निकाय चुनाव भी आ गए, तो आपको जनता के सामने जाना है, आपको दिखाना है कि 1 साल में आपने क्या किया। और सबसे बड़ी परेशानी तो सरकार के सामने ये है कि अब की विधानसभा, इस बार के विधानसभाओं में जो तमाम राज्यों की चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है, उसके घोषणा पत्र, उसके संकल्प पत्र में इतनी ही चीज़ें हैं कि 5 साल में अगर आप उन्हें ही पूरा कर लो तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इतनी सारी लाभार्थी योजनाएं हैं, इतने सारे वादे किए गए, इतनी सारी उम्मीदें दिखाई गई हैं, बहुत मुश्किल है इन्हें पूरा करना। तो आप वही पूरा कर लो तो आपकी उपलब्धि होगी। आप नया कुछ सोच ही नहीं सकते हो। आपको सबसे पहले लाडली बहना के लिए बजट, महतारी बंधन योजना के लिए बजट तय करना है। जो तमाम पुरानी जो लाभार्थी योजना है, जो सामाजिक सरोकार की योजना है, उनके पास फंड नहीं है, उनके पास बजट नहीं है। बहुत सरकार के सामने बजट का चिंतित है। कई राज्य सरकारें तो कर्ज पर कर्ज, मतलब तनख्वाह बांटने के लिए कर्जे ले रही, ये एक चुनौती की बात है। लेकिन इन सब के बीच सामंजस्य बिठाना, क्या यह मान लिया जाए कि अभी तक छत्तीसगढ़ में जो लोग सरकार चलाने में अगुवाई भूमिका निभाते थे, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें कहा जाता था कि दिल्ली से और सेंट्रल से उनको बदरस्त है, चाहे वो ओपी चौधरी का ही नाम क्यों ना लिया जाए, बतौर वित्त मंत्री उनको बना लिया जाए। और जैसा कि बाबूलाल जी ने कहा कि कुछ और मंत्री भी हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं है। क्या माना जाए कि इनकी भी भूमिका अब कुछ बदल सकती है? क्योंकि अगर समीक्षा की जाए, ईमानदारी से अगर इनके विभाग की समीक्षा की जाए, तो बहुत सारे लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और सारा का सारा बोझ मुख्यमंत्री पर डाल देना कि साहब, क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं कर पाए, आप ठीक नहीं कर पाए, आप संकेत नहीं दे पाए, तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तय हो जाती है। इसलिए कम से कम जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उन्हें ठीक किया जाए, उन्हें देख के समझ के रद्दोबदल किया जाए, फेरबदल किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आज से अगर 3 या 4 महीने पीछे जाएंगे तो कुछ ऐसे 2-3 नाम थे जिनकी चर्चा थी कि इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कुछ होता है कि ये जो चर्चाएं हैं, जो खबरें तैर रही थी, ये शांत हो गई। और कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें आप 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आप स्वास्थ्य की चर्चा कर लीजिए, जैसे आप शिक्षा की चर्चा कर लीजिए, आप कितना भी बेहतर कर लीजिए, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग के वो विभाग हैं जिसमें अगर आप अपना 100% भी डालते हैं तो आप सबको संतुष्ट करके नहीं भेज सकते। तो इन विभागों को यदि किसी को भी नवाजा जाता है तो वो कुछ भी करने का प्रयास करेगा, वो उसको बैक स्टेप या उसको पीछे से यही सुनना पड़ेगा कि काम बेहतर नहीं है। लेकिन जैसे टंकराम वर्मा की चर्चा हो रही थी कि उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनके पास राजस्व का जिम्मा है और उसके साथ साथ खेल मंत्रालय की कमान है। उनको लेकर उन्हीं के विभाग के अधिकारी ने कह दिया कि कमीशन मांग रहे थे। हालांकि बाद में उनको सस्पेंड कर दिया गया। उनको लेकर खुलेआम उनके विभाग के ही एक कर्मचारी ने कह दिया वीडियो जारी करके कि कमीशन मांग रहे थे। लक्ष्मी राजवाड़े के पति की लगातार चर्चा होती है कि वो सरेआम दुकान खोल के बैठे हैं और वो बोली लगाते हैं। अब इसके इतर यदि जब श्याम बिहारी की बात आती है तो वहां चर्चा ये शुरू हो जाती है कि स्वास्थ्य विभाग में आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी शैली क्या है। क्योंकि आपके जिले के लोगों के अलावा बाकी जो जिले हैं, बाकी जो संभाग हैं, वे सब इलाज की मंशा से आपको फोन करते हैं। आप कितना भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे या सबको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे तो आप 100% नहीं कर पाएंगे। वहां स्थिति ये उपज जाती है, वहां ये हो जाता है कि आदमी सही नहीं है, काम नहीं हो रहा है, ये कमी और तमाम सारी चीजें। शिक्षा की भी कमोवेश यही स्थिति। आपको ज्ञात होगा बृजमोहन अग्रवाल के पास शिक्षा विभाग का जिम्मा था। ये आंदोलन वो आंदोलन सरकार बनने के कुछ दिन बाद से ही शुरू हो गए थे। कोई नियमितीकरण की मांग कर रहा था, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहा था। तो जब इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं तो कुछ एक विभागों में आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे कि आप जनता को 100% सेटिस्फाई कर दें। लेकिन कुछ एक विभाग ऐसे हैं कि आप यदि काम करेंगे तो आप 100% कर सकते हैं, और यदि आप नहीं कर रहे, इसीलिए आपको ड्रॉप करने की चर्चा हो गई थी। तो जो 2-3 नाम ऐसे हैं, इन नामों
नामों को ड्रॉप करने की चर्चा हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये चर्चाएं शांत हो गई। लेकिन अब जो खबरें तैर रही हैं छत्तीसगढ़ के बाजार में, जो रायपुर तक आती हैं, उसमें सिर्फ चर्चा यही है कि 3 लोगों को शपथ दिलाई जाएगी, कुछ एक के पोर्टफोलियो हल्के कर दिए जाएंगे और कुछ एक के पोर्टफोलियो स्वाभाविक तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जो रायपुर से अब सांसद बन गए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, उनका विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, अरुण साव के पास बड़े मंत्रालय हैं, विजय शर्मा के पास बड़े बड़े मंत्रालय हैं, स्वाभाविक तौर से इनका भी वजन कम होगा। बाबूलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाबूलाल जी, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाबूलाल जी, आपसे मैं एक ये बात पूछना चाहता था, क्योंकि चर्चा तो ये चल रही है, आपने ठीक कहा कि किसको क्या दिया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन सब के बीच अभी भी छत्तीसगढ़ में एक संक्रमण काल अफसरशाही को लेकर चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर चल रहा है। अफसरशाही को लेकर मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि आप देखिए, जब सरकार बन रही थी तो यह है कि भूपेश बघेल के इर्द गिर्द जितने भी खास लोग थे, किसी को भी आपको इंटरटेन नहीं करना है, इन सब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, खुद बीजेपी ने आरोप लगाए। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है कि जो कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री थे और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आबकारी घोटाला हुआ, उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया और पता तब चला कि जो कवासी लखमा के यहाँ ओएसडी था, उसके यहाँ छापे पड़े तो पता चला वो मुख्यमंत्री कार्यालय में चिपका हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय में अटैच कर दिया गया। तो ये एक जो व्यवस्था थी कि मतलब आपको बहुत निगरानी के साथ आगे बढ़ना है, तमाम मुद्दों के साथ आगे। अभी भी मैं जो देख रहा हूं, जो एक कश्मकश है वहां की ब्यूरोक्रेसी में कि कौन अच्छा अधिकारी है, किस पे भरोसा किया जाए, कोई भ्रष्टाचार में तो लिप्त है, अभी तक ये तस्वीर साफ हो नहीं पाई है। देखिए, संक्रमण काल अधिकारियों के बीच जो आपने बात की है, ये संक्रमण काल एक सरकारों में चलता है। सिस्टम अपनी तरीके से ही काम करता है। ये इस रथ में जोते हुए जो घोड़े होते हैं, इनकी रास पकड़ने वाले आदमी में कितना दम है, कितनी क्षमता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है कि दिशा सरकार की दिशा किधर जाएगी। और वो स्थिति जो है वर्तमान में बहुत कमजोर पड़ी हुई है। इसी की वजह से जो है कानून व्यवस्था की स्थिति की बात उठ रही है, बहुत सारे चर्चाएं चल रही है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज चोरियां हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सारी चर्चाएं जो है अखबारों के पन्ने रंगे रहते हैं। तो उस लिए जो है वो बात आ रही है। और अधिकारी अपने तरीके से ही काम करते हैं। वो सरकार बदलती है तो सरकार के जो मुखिया होते हैं या सरकार में जो प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके पास चिपकने की कोशिश करते हैं और अपने जो तरीके होते हैं, जो उनके जो बने बनाए तरीके होते हैं, उसी तरीके से सरकार के लोगों को चलाने का प्रयास करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, अपने तरीके से उनको ढालने का प्रयास करते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझ चुका है कि सरकार जो है अपने तरीके से चलती। लेकिन अगर मजबूत सारथी है तो वो ये कह सकता है कि मैं आप चाहे जो कुछ भी कहें, मैं जो कह रहा हूं मेरी मंशा ये है, ये काम होना चाहिए, या हाई कमान की मंशा ये काम दिखना चाहिए मुझे। अगर ये काम नहीं दिखेगा मैं इसलिए बाबूलाल जी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल का कार्यकाल था और 15 साल के कार्यकाल में तो ये मान लिया जाए कि करीब करीब हर अधिकारी बीजेपी सरकार के करीब रहा और उनके मुखिया के करीब रहा। तो आपके पास प्रदेश में अधिकारी तो उतने ही हैं और टैलेंटेड अधिकारी भी बहुत सिलेक्टिव होते हैं। और भूपेश बघेल ने उन सारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जितने भी टैलेंटेड अधिकारी थे उन सबको अपने साथ ले लिया और अपने साथ लेकर सबको काम पर लगा दिया। अब परेशानी ये है, वो सारे लोग जो भूपेश बघेल के साथ लगे रहे वो अछूते हो गए। अब अछूते हो गए तो अब आपके पास वो टैलेंट उस तरीके से नहीं रहा। ये जो परेशानी है, सरकार में थोड़ा सा उस तरीके से परफॉर्मेंस हो पा रहा है, मंत्री कर पा रहे नहीं कर पा रहे, इसलिए एक कसावट जरूरी है और प्रशासनिक कसावट जरूरी है। और उसमें अमर अग्रवाल का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि भाई अनुभवी अगर ब्रजमोहन अग्रवाल जा रहे हैं तो अनुभवी अमर अग्रवाल रहे। हो सकता है उन्हें संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मेदारी दी जाए, जो कम से कम अपने समय के मंत्रिमंडल में चाहे वो कौशिक हो, चंद्राकर हो या फिर प्रेम प्रकाश, इनको संभाल के रख पाए, इनको कंट्रोल करके भी रख रहे हैं। मुझे लगता है शायद ये भी एक कारण है। देखिए, कंट्रोल जिन लोगों का नाम आपने लिया उनको कंट्रोल शायद ही अमर अग्रवाल कर पाएंगे, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन क्या है कि जो स्थिति आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का, जहां आप भी इससे सहमत होंगे
कि वास्तविकता ये है कि इन्हीं अधिकारियों से आपको काम लेना है, चाहे वो भूपेश बघेल के समय के हो चाहे अभी के समय के, यही अधिकारी काम करेंगे, आपको इनको काम कराना ही पड़ेगा। आप सबको डंप कर देंगे, उस दौर के जितने भी अधिकारी सबको डंप कर देंगे तो आखिर काम कैसे चलेगा? वैसे ही अधिकारियों की कमी है, एक तो ये मजबूरी है। दूसरी चीज ये है कि अधिकारियों में एक कमी आ गई है, एक कमजोरी आ गई है कि वो सरकार के लोगों को प्रभावित करके जो है उनका अपना बनने का प्रयास करने लगे हैं, और उनका अपना बन करके जो लाभान्वित होने का प्रयास करते हैं और लाभ पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। तो वो जो संबंध बनते हैं, वो उसको आप अवैध संबंध कह लीजिए चाहे संबंध कह लीजिए, वो जो संबंध बनते हैं उन संबंधों के कारण ये बातें उठती हैं कि ये तो भूपेश का आदमी है, ये तो साहू जी का आदमी है, ये रमन सिंह का आदमी है। ये सिक्का लगता है, और ये इन्हीं कारणों से लगता है कि वो अपने बन करके उनके सीधे पेट में घुस जाते हैं और परिवार का सदस्य जैसा बनने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई उदाहरण जो है भूपेश सरकार के समय में आए, रमन सिंह जी के सरकार के समय में आए, और उनके चिन्हित अधिकारी हैं, साफ साफ दिखते हैं और लोग कहते हैं कि ये रमन सिंह का आदमी है, ये भूपेश का आदमी है। अब भी जो है कुछ लोगों को साव का आदमी है ये भी कहना शुरू किया थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो बनी हुई है सिस्टम के अंदर में, ये लगातार चलती है, ये कहीं रुकती नहीं है। और अभी कुछ अधिकारी जो है एकदम जो चिन्हित हैं कि भूपेश बघेल के बिल्कुल करीबी थे, उनको सजा, कुछ लोगों को सजा भोगनी पड़ रही है, कुछ लोगों को किनारे डाल दिया गया है, ये हुआ है कुछ लोगों को। लेकिन आखिर आपको इसी सिस्टम में काम कराना है, इन्हीं लोगों से काम कराना है, ये आपकी मजबूरी है। ये मजबूरी है, इसलिए टैलेंट को समझा जाए। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर मजबूत घुड़सवार है तो वो घोड़े को अपने हिसाब से ही चलाता है, जैसे कि भूपेश बघेल ने भी चलाया था। दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक, तारीख कब तक तय हो जाएगी? 12, 13 या उसके आसपास? दीपक, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल जी। तारीख कब तक तय? देखिए 12-13 की जो तारीख है उसकी चर्चा लगातार निकल के आ रही है, क्योंकि जो सोर्सेज से बात हुई उनके द्वारा भी यही निकल के आया कि 12-13 में शपथ ग्रहण करा दिया जाएगा, क्योंकि 15 तो 16 की जो तारीख है उस समय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यदि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है तो उससे पहले आपको कराना पड़ेगा। तो ये जो 12-13 की तारीख है इसके बीच में एक दिन निकाल के 3 लोगों को विस्तार करते हुए वो विष्णुदेव जो कैबिनेट है उसका हिस्सा बना दिया जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों से जातिगत समीकरण के आधार पर आपको चुनाव भी लड़वाना है। जब आप चुनाव इन्हीं के कार्यकर्ता हैं जो झंडा बुलंद करेंगे, इन्हीं से जुड़े हुए जो लोग हैं जो नगरीय निकाय और पंचायत और नगर निगमों के चुनाव लड़ेंगे, तो जब वो चुनाव लड़ेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर करना है। जब रिजल्ट बेहतर करना है तो आपको करना ही पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। दीपक का इंतजार सभी को है, लेकिन करीब करीब जो नाम मैंने आपको बताया वो यही नाम है जो मंत्री बनने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर एक दो मंत्री, हालांकि उम्मीद कम है, लेकिन एक दो मंत्री जिन्हें नॉन परफॉर्मेंस के कारण मंत्रालय से हटाया गया, तो हो सकता है एक दो नाम और जुड़ जाए। फिलहाल सबको इंतजार है छत्तीसगढ़ में 2.0 आखिर क्यों, कैसे और उसके चेहरे कौन, उसका। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।